Hello everyone, welcome back to your educational platform DLR टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLR फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा 5th पेपर है वो सोशल साइंस का है और सोशल साइंस में 12th चैप्टर तक हम अपने सिलेबस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो फटाफट से चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें। वहां पर आपको ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई गई हैं। तो जल्दी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके अब आपसे बहुत दूर नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को टाइम को वेस्ट किए बिना, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 जिसका नाम है भारत की जलवायु और वनस्पतियाँ। क्या? भारत की जलवायु और वनस्पतियाँ। चलिए देख लेते हैं। भारत की जलवायु मानसूनी है। कैसी जलवायु है? मानसूनी है। मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है हवाओं का मौसमी उलटफेर। ठीक है, भारत की जलवायु जो है कैसी है? मानसूनी है। देखिए मानसूनी इसका क्या अर्थ है कि भारत की जलवायु मानसूनी, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे ऋतु परिवर्तित होती है, ठीक, ऋतु परिवर्तित होती है वैसे हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन होता है। क्या होता है? हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन होता है। ग्रीष्म ऋतु हो जाती है, गर्मी होती है, ठंड होती है, बारिश होती है। तो ये है, इसलिए कहा जाता है कि भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। कैसी है? मानसूनी है। अच्छा, मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है। किससे लिया गया है? अरबी भाषा का शब्द है मौसम, उससे लिया गया है मानसून शब्द। ठीक है। अच्छा, मानसून शब्द का क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है मौसम का? हवाओं का मौसमी उलटफेर। क्या है? हवाओं का मौसमी उलटफेर। देखिए इसमें भी वही बात बता रहे हैं, मानसूनी है, इसका क्या ही अर्थ है? जलवायु मानसूनी है, इसका क्या अर्थ है? और हवाओं का मौसमी उलटफेर, बात सेम है। देखिए ऋतुओं का परिवर्तन जब होता है, जैसे जैसे ऋतुएं बदलती हैं हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, हवा बहने की दिशा परिवर्तित करती है। ठीक है, इसी का अर्थ है कि मानसूनी है जलवायु। ठीक है, या ये कह लें आप, या मौसम शब्द जो है अरबी भाषा का, उसका भी अर्थ यही है, मौसम, हवाओं का मौसमी उलटफेर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मानसूनी पवनों की दिशा व वर्षा करने की क्षमता में परिवर्तन आ जाता है। क्या है? ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मानसूनी पवनों की दिशा। देखिए जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे ऋतुओं में परिवर्तन होगा, ठीक, क्या होगा? ऋतुओं में परिवर्तन होगा। जो मानसूनी पवनें, जैसे पछुआ पवन है, ठीक है, और ये कैसी पछुआ पवनें जो हैं, ये कैसी? मानसूनी पवन का उदाहरण है। ठीक है, भाई मैं आपको एक एग्जांपल में बता रही हूँ, जैसे पछुआ पवन है, इस तरीके की जो पवनें हैं उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, और वर्षा करने की जो क्षमता है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि इस समय जो है बारिश का मौसम हो रहा है तो बारिश ज़्यादा हो रही है। ठीक है, जब बारिश का मौसम नहीं होता है कि इसी प्रकार से बारिश होती है, अगर होगी तो बहुत बड़ा नुकसान करेगी वो। ठीक है, तो क्या है, इसीलिए क्या है, ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मानसूनी पवनों की दिशा तथा वर्षा करने की क्षमता में भी परिवर्तन आ जाता है। भारत की जलवायु में मानसून की प्रधानता पाई जाती है। क्या है? ऋतुएं बदलती हैं, ठीक है, इसीलिए मानसून की प्रधानता पाई जाती है। क्या पाया जाता है? मानसून की प्रधानता पाई जाती। कहाँ? भारत की जलवायु में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो कौन से हैं? अक्षांशीय अवस्थिति। क्या है? अक्षांशीय। भारत किस अक्षांश में स्थित है? ठीक, कर्क रेखा का भारत से होकर गुजरना। क्या है? कर्क रेखा का भारत से होकर गुजरना। ठीक, उत्तरी भारत में हिमालय पर्वत का विस्तार। देखिए कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है तो क्या है, उससे भी जलवायु प्रभावित होती है। ठीक,
अच्छा, उत्तर में हिमालय स्थित है तो क्या करता है, उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को, बर्फीले तूफानों को रोकता है हिमालय पर्वत। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो हमारा जो मौसम है यहाँ पे, जलवायु जो है शुष्क होती, ठीक, सर्द और शुष्क होती। तो ठीक, उत्तर पर्वत में हिमालय पर्वत का विस्तार। अच्छा, समुद्र से दूरी, ठीक, समुद्र से दूरी कितनी है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। अच्छा, वायु दाब व पवन प्रवाह, ठीक है, वायु दाब व पवन प्रवाह, उच्चावच, ठीक, उच्चावच क्या है, उच्चावच। अच्छा, आपको पता है कि उच्चावच क्या होता है, आपको मालूम है उच्चावच क्या होता है। देखिए, उच्चावच होता है पृथ्वी के आकार जो बनते हैं, ऊंचाई और निचाई के कारण जो प्रतिरूप बनते हैं, पृथ्वी के जो आकार बनते हैं वो उच्चावच कहलाता है। जैसे क्या, पर्वत हो गया, पठार हो गया, समुद्र तल हो गया, समतल हो गया, ठीक है, ये क्या है, उच्चावच के उदाहरण हैं, उच्चावच के उदाहरण हैं। तो उच्चावच क्या होता है, पृथ्वी की ऊंचाई निचाई के कारण जो स्वरूप या प्रतिरूप बनते हैं वो उच्चावच कहलाते हैं। जैसे कि पहाड़, पर्वत, पठार, समतल, ठीक है, समुद्र तल, ये सब उच्चावच के उदाहरण है, ठीक। तो अच्छा जी, देख लेते हैं क्या है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं, कौन से, अक्षांशीय अवस्थिति, कर्क रेखा का भारत से गुजरना, उत्तरी भारत में हिमालय पर्वत का विस्तार, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, वायुदाब व पवन प्रवाह और उच्चावच, ठीक है, और उच्चावच। चलिए देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे जलवायु और मौसम। पहले हम देखते हैं जलवायु। किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं के दीर्घकालीन औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। क्या, किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं के दीर्घकालीन औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। जलवायु में चेंज 30 या 30 वर्ष से अधिक का औसत जो होता है, जो जलवायु में परिवर्तन देखा जाता है इतने समय में, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है मौसमी दशाओं के दीर्घकालीन औसत को, वो दीर्घकालीन 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक दीर्घकालीन औसत है, ठीक है, को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। जलवायु में परिवर्तन बहुत ही धीमी गति से होता है। कैसे होता है, जलवायु में परिवर्तन बहुत ही धीमी गति से होता है। अच्छा, मौसम देखते हैं। किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। क्या है, किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। मौसम में कम समय में लगातार बदलाव होते हैं। देखिए क्या, जो दीर्घकालीन औसत है वो जलवायु है, ठीक, और जो अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाएं हैं वो मौसम कहलाती हैं। याद रखिएगा, किसी स्थान विशेष की, क्योंकि मौसम में बहुत ही कम समय में चेंज होता है। मॉर्निंग में धूप थी, आपने थोड़े समय के बाद देखा बादल हो गया, बारिश हो गई, फिर से धूप आ गई, फिर से बादल हुआ, ठीक है, जो आजकल हो रहा है। ये क्या, मौसम चेंज हो रहा है, बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है मौसम। तो मौसम में जो चेंज है बहुत ही जल्दी आता है, ठीक है, और जो जलवायु है उसमें परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, ठीक। तो इसलिए कहते हैं किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। मौसम में कम समय में लगातार बदलाव होते हैं, ठीक है। जलवायु और मौसम समझ गए आप लोग। तो चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं थोड़ा। हाँ जी, भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में विभक्त किया गया है। क्या है, जो भारतीय मौसम विभाग है उसने भारत की जलवायु को मुख्य रूप से 4 ऋतुओं में विभक्त किया है, ठीक है। कौन कौन सी ऋतुएं हैं देखते हैं। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। क्या है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। चलिए देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु देखते हैं, शीत ऋतु देखते हैं। इस ऋतु का समय मध्य दिसंबर से फरवरी माह तक रहता है। कब तक, मध्य दिसंबर से फरवरी माह तक रहता है। मध्य यानी कि मिड दिसंबर, आधे दिसंबर से, ठीक है। मध्य क्या होता है, मिड यानी कि आधे दिसंबर से। दिसंबर का जो तृतीय सप्ताह,
मिड दिसंबर यानी कि 2 सप्ताह होने के बाद, एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो 2 सप्ताह होने के बाद यानी कि 15 तारीख के बाद, आप समझ लो ऐसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस ऋतु का समय मध्य दिसंबर यानी कि मिड दिसंबर से फरवरी माह तक रहता है। इसे ही शीतकालीन मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता मानसून भी कहा जाता है। किसे, जो शीत ऋतु है, याद रखिएगा, मध्य दिसंबर से फरवरी माह तक का जो समय है वो शीत ऋतु कहलाता है। और इसे क्या कहते हैं, शीतकालीन मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता मानसून भी कहा जाता है। ठीक, इतने नाम हैं। आगे देखते हैं हम, शीत ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु देखेंगे। यह ऋतु मार्च से मध्य जून तक होती है। कब से होती है, मार्च से मध्य जून तक होती है ग्रीष्म ऋतु। मार्च से मध्य जून तक होती है ग्रीष्म ऋतु। कब से होती है, कब तक, मार्च से मध्य जून तक, यानी कि मार्च से आधे जून तक, मिड जून तक जो है ग्रीष्म ऋतु होती है। अच्छा, इस समय भारत का तापमान बढ़ जाने से उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में गर्म तेज हवाएं, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तापमान, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाता है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है। अच्छा, क्या है, इस समय भारत का तापमान बढ़ जाने से उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में गर्म तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। कहते नहीं हम लोग, गर्मियों में लू चल रही है, बच के जाना, बहुत खतरनाक है, लग गई तो बीमार हो जाओगे। ठीक है, तो लू क्या है, एक पवन है। ठीक है, गर्म पवन है लू एक। ठीक है, जो कब चलती है, मार्च से मध्य जून तक। ठीक। अच्छा, देखिए क्या है ग्रीष्म ऋतु, यह ऋतु मार्च से मध्य जून तक होती है। ठीक। इस समय भारत का तापमान बढ़ जाने से उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में गर्म तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, लू कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमने क्या देख लिया, हमने शीत ऋतु देख ली, हमने ग्रीष्म ऋतु देख ली, और अब हम देखेंगे वर्षा ऋतु। क्या देखेंगे, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु देख लेते हैं। चलिए, इस ऋतु का समय जून से सितंबर तक होता है। जून से सितंबर तक होता है। कब होता है, जून से सितंबर तक। अब देखिए, अब क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है ना, तो इस समय बारिश हो रही है। ठीक, बारिश हो रही है, तो जून के महीने से लेकर सितंबर माह तक, सितंबर के मंथ तक क्या चलता है, वर्षा ऋतु चलती है। क्या होती है, वर्षा ऋतु चलती है। तो क्या है, देखिए, इस ऋतु का समय जून से सितंबर तक होता है। ठीक है, जून के समय सूर्य कर्क रेखा के आसपास लंबवत चमकता है। क्या है, जून के समय सूर्य कर्क रेखा के आसपास लंबवत चमकता है। ठीक। अच्छा जी, शरद ऋतु देख लेते हैं। शरद ऋतु देख लेते हैं। इस ऋतु का समय क्या है, इस ऋतु का समय सितंबर के अंत से नवंबर तक के मध्य होता है। क्या है, शरद ऋतु जो है, इस ऋतु का समय सितंबर के अंत से नवंबर के मध्य तक होता है। कब से होता है, सितंबर के अंत से नवंबर के मध्य तक। ठीक है, मिड नवंबर तक होता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक बार फिर से, फिर बढ़ेंगे आगे। जो शीत ऋतु है उसका समय क्या है, दिसंबर से फरवरी तक। ठीक है, दिसंबर से फरवरी तक। ठीक है, कब से कब तक, शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु का कब से है, मार्च से मध्य जून तक। मार्च से मध्य जून तक। ठीक है। अच्छा जी, वर्षा ऋतु का कब से कब तक है, जून से सितंबर तक। ठीक। और शरद ऋतु का कब से कब तक है, सितंबर के अंत से नवंबर के मध्य तक। कब से, सितंबर के अंत से नवंबर के मध्य तक होता है। ठीक। तो हमारी कितनी प्रकार की ऋतुएं थी, मौसम विभाग ने जो बताई थी, भारत की जलवायु के भारत के मौसम विभाग ने जो जलवायु को बांटा था, कितनी ऋतुओं में बांटा था, 4 में। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एंड शरद ऋतु। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे भारत की वनस्पतियाँ। क्या देखेंगे, भारत की वनस्पतियाँ। क्या देखेंगे, भारत की वनस्पतियाँ। चलिए देख लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति वे होती हैं
ठीक है। कौन सी? प्राकृतिक वनस्पतियाँ वे होती हैं जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से किसी क्षेत्र में उगती हैं। देखिएगा, भारत की जो वनस्पतियाँ हैं तो हम देखते हैं प्राकृतिक वनस्पतियाँ जैसे जंगलों में पाई जाती हैं। जंगल क्या है? अपने आप जो जंगल बने हैं, ठीक है, जो अपने आप जंगल बन गए हैं, उनमें क्या हुआ? मानव का कोई हस्तक्षेप था? उसने कहीं पर कोई पौधा पेड़ लगाया था? नहीं लगाया था। तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ यही हैं। देखिए, आपने रोड के साइड देखा होगा बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं झाड़ियों टाइप के, तो क्या उनको किसी ने लगाया? मैं बड़ी पेड़ों की बात नहीं कर रही, मैं झाड़ियों की बात कर रही हूँ, और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं। और आपने देखा होगा, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, एक झाड़ी होती है, जब आप रोड के साइड जाओगे तो मोस्टली कैसे जगहों पे, या तो हाईवेज पे जो साइड होती है, या फिर कोई ग्रामीण क्षेत्र में जब आप जाओगे, एक झाड़ी होती है, कांटे होते हैं उसमें, और उसमें गेंदे के जैसे लेकिन बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स आते हैं। उनके बहुत वेरिएशंस मिलते हैं। बिल्कुल रेड होता है, समटाइम्स ऑरेंज होता है, समटाइम्स रेड एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन होता है, समटाइम्स वो शेडेड कलर में भी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, आप देखिए उन पर किसी ने क्या किया है, हाँ क्या किया, किसी ने ऐसा किया है कि इनको पौधों को जो है एज ए शेडेड बनाया है? नहीं ना, हमने तो कुछ नहीं किया है। ऐसा भी नहीं किया है कि दो कलमों को ज्वाइंट करके हमने लगाया हो जिससे कि अगला फूल जो आया है, हाँ, कि क्रॉस कराया हो हमने, ठीक है, कि भाई हमने क्रॉस कराया हो, ठीक है। क्या है, ऐसा तो है नहीं कि हमने दो वेरिएशन के या दो डिफरेंट कलर के हमने क्या किया, हमने मान लीजिए ये जो था रेड था, ये जो था ऑरेंज था, दो फ्लावर्स थे मान लीजिए, ठीक है, दो फ्लावर्स थे ये, ठीक, हमने क्या किया, हमने इनमें क्रॉस करवाया? नहीं, ये अपने आप से इतने वेरिएशंस हैं इनके, ठीक है, इतने कलर्स हैं इनमें। कभी मैंने उनको पीला कलर भी देखा है, मैंने उनको लाइट ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, लाइट रेड, डार्क रेड एंड दो कॉम्बिनेशन में, एक में दो कलर शेडेड में, ठीक है, ऐसे देखे हैं मैंने। वो फूल इतने प्यारे लगते हैं देखने में कि मुझे देख के उनको हमेशा ये दिल करता है कि मैं इनको एक दिन ले आऊँ और पॉट में लगा लूँ, पर पता नहीं वो पॉट में चलेंगी या नहीं चलेंगी। चलिए ये तो सब छोड़ते हैं, मैंने बताया आपको कि ऐसी चीज़ें हैं। अब ये क्या है, प्राकृतिक रूप से उगे हैं। क्या आपने कहीं जाकर वहाँ पर उसकी कोई कलम लगाई, कोई आपने जड़ से सहित पौधा लगाया? नहीं लगाया, वो प्राकृतिक रूप से अपने आप वहाँ पर उगे हैं। और इसीलिए ये क्या है, इनमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है, ना हमने उनको पानी दिया, ना हमने उनमें खाद दी, ना हमने उनको लगाया, वो प्राकृतिक रूप से अपने आप उगाए हैं और इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स दे रहे हैं हमें, ठीक है। चलिए, तो क्या है प्राकृतिक वनस्पति? प्राकृतिक वनस्पतियाँ वे होती हैं जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से किसी क्षेत्र में उगती हैं, ठीक है। क्या है, प्राकृतिक रूप से किसी क्षेत्र में उगती हैं। अच्छा, उदाहरण क्या है देख लेते हैं। देखिए, जंगल, एक तो जंगल होते हैं जो लगाए जाते हैं, एक जंगल जो स्वाभाविक रूप से अपने आप ही उगाते हैं। जंगल है घास के मैदान और झाड़ियाँ, ठीक, जंगल, घास के मैदान और झाड़ियाँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न मिट्टी, क्या है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न मिट्टी, रुकिएगा, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न मिट्टी, तापमान, जलवायु पाई जाती है। क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। क्या पाई जाती है, भिन्न भिन्न मिट्टी पाई जाती है। तापमान अलग अलग होता है, कहीं बहुत गर्मी है, कहीं बहुत सर्दी है, कहीं नॉर्मल है टेम्परेचर, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा सर्दी। तो इसलिए कहा गया है भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी, तापमान, जलवायु पाई जाती है। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। क्या है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी, तापमान और जलवायु पाई जाती है, और तो उसी के अकॉर्डिंग वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। जहाँ पर बहुत सर्दी वाले जो पौधे होंगे वो उस एरिया में उगेंगे। जैसे आपने देखा होगा सेब की खेती वहाँ पर होती है जहाँ पर बहुत ठंड होती है, बर्फबारी होती है, ठीक। वहीं आपने कैक्टस देखा होगा, कैक्टस अक्सर वहाँ उगता है जहाँ रेगिस्तान का इलाका होता है, क्योंकि उसको बहुत कम पानी की ज़रूरत है, ठीक है। और कुछ वनस्पतियाँ ऐसी हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर में होती हैं, ना बहुत सर्दी में ना बहुत गर्मी में, ठीक है,
ना बहुत सर्दी में सर्वाइव कर पाएंगी, ना बहुत ही गर्मी में सर्वाइव कर पाएंगी, उनके लिए नॉर्मल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक, तो इसलिए कहा गया है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी, तापमान, जलवायु पाई जाती है, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के वन वनस्पति पाए जाते हैं। ठीक, अच्छा जी। भारत के प्राकृतिक वनस्पतियों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। क्या किया गया है? भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए देख लेते हैं कौन से हैं 5 वर्ग। देखिएगा, पहला क्या है हमारा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनको हम वर्षा वन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वन वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, जैसे क्या है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है जिन क्षेत्रों में, वहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम वर्षा वन भी कहते हैं। ठीक, क्लियर। चलिए, हमारा सेकंड है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब देखिएगा, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, इसमें 2 प्रकार के वन होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? आर्द्र पर्णपाती वन। दूसरा कौन सा? शुष्क पर्णपाती वन। कौन सा? आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। अच्छा, और थर्ड वन है हमारा, वो कौन सा है? मरुस्थलीय वन, या इनको कटीले वन भी बोलते हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक, अच्छा। फोर्थ है हमारा पर्वतीय वन। कौन सा? पर्वतीय वन। फिफ्थ है ज्वारीय वनस्पति या मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव वन। ठीक है, ज्वारीय वनस्पति या मैंग्रोव वन। तो कौन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसके 2 प्रकार हैं, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। ठीक है, थर्ड है मरुस्थलीय या कटीले वन, फोर्थ है पर्वतीय वन, एंड फिफ्थ एंड लास्ट है ज्वारीय वनस्पति या मैंग्रोव वन। ठीक है, क्लियर। चलिएगा, ये 5 प्रकार की वनस्पति है जो भारत में पाई जाती है। ठीक है, भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो 5 प्रकार में वर्गीकृत की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कौन से? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या बोल रही हूँ, कभी कभी निकल जाता है मुँह से। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। चलिए देख लेते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा, यानी कि पूरे वर्ष भर का जो औसत है बारिश का, ठीक है, वर्षा होने का जो पूरे वर्ष का औसत है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक है। ठीक है, क्या है? 200 सेंटीमीटर से अधिक है। तो क्या है? ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, आर्द्रता, जिसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, आर्द्रता 70% से अधिक होती है। कितनी होती है? 70% से अधिक होती है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। ठीक है, वहाँ पाए जाते हैं। अच्छा, अत्यधिक आर्द्रता के कारण ये वन सघन यानी कि डेंस, बहुत ही घने होते हैं। कैसे होते हैं? सॉरी, क्या है? अत्यधिक आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? जो फॉरेस्ट होते हैं यहाँ के, वो कैसे होते हैं? बहुत डेंस होते हैं, सघन यानी कि घने होते हैं। ठीक है, और ऊंचे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं, इन वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो वृक्ष बहुत बहुत ऊंचाई के होते हैं, इनकी हाइट बहुत होती है इन वृक्षों की। ठीक है, अच्छा जी, पेड़ों के ऊपरी सिरों पर इतनी शाखाएं होती हैं कि ये छाता का आकार ले लेती हैं। देखिए, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, वो कैसे वन हैं? ये ध्यान रखिएगा, ये वो वन हैं जहाँ पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ह्यूमिडिटी 70% से अधिक होती है। ठीक, और क्या याद रखना है? ये वन जो है आर्द्रता ज़्यादा होती है,
तो इसलिए क्या है यहाँ पर, ये वन बहुत सघन यानी कि बहुत घने होते हैं, और जो पेड़ हैं इनके बहुत हाइट के होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, और क्या है इतने घने होते हैं कि ऊपर से ये छातानुमा संरचना बना लेते हैं। ठीक है, तो इन वनों का ये जानिए आप कि दिन में भी इन वनों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। ठीक है, दिन में भी इन वनों में वैसा अंधेरा रहता है जैसा कि रात में रहता है। ठीक है, तो इन वनों की कटाई पहले तो संभव नहीं थी, इनमें कटाई भी नहीं हो पाती थी, क्योंकि इतना, और एक चीज़ और भी है, इन वनों में जो है ना अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब जो है कुछ ऐसी जो है मशीन्स आ गई हैं। ठीक है, इन्वेंशन हो गया है ऐसी मशीनों का जो इन वनों में चली जाती हैं। उनका आई थिंक उनमें लाइट्स की व्यवस्था होती होगी बहुत अच्छे से, और उनमें कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेटर होगा जो कि जैसे कि ये वन है, इनमें दलदल भी हो सकता है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, जो हमें नहीं पता चलता है, तो इंसान जाएगा तो फंस जाएगा। अब जो वो मशीन्स हैं वो इंडिकेट कर देती होंगी पहले से कि सामने खतरा है। ठीक है, इस दिशा से नहीं, इस दिशा से चलिए। ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, जैसे गूगल मैप आपको बताता है कि इधर नहीं, इधर मुड़िए। ठीक है, ऐसे ही ये मशीनें भी जो हैं, जो मॉडर्न मशीन्स आई हैं, उनसे इन वनों की कटाई संभव हो सकी है। अब कटाई से मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप काट छांट के बराबर कर दो, वन ख़त्म कर दो, नहीं। कटाई से मतलब ये है कि सफाई करना वनों की। ठीक है, वनों की सफाई करना, ठीक, जिससे कि ज़्यादा जो है वहाँ पर घास बहुत बड़ी बड़ी ना होने पाए, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्या है, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता 70% से अधिक होती है। और क्या है, आर्द्रता अधिक होने के कारण बहुत ही सघन वन होते हैं ये, और इनकी ऊंचाई भी बहुत होती है, और इतने घने होते हैं कि छाता का रूप ले लेते हैं, ऊपर से छतरी की संरचना बना लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा जी, इन वनों की लकड़ियाँ कैसी होती हैं, इन वनों की लकड़ियाँ कठोर प्रकृति की होती हैं। जो इनकी लकड़ियाँ होती हैं, इन वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं, उनकी जो लकड़ियाँ होती हैं बहुत मजबूत होती हैं, बहुत ही कठोर होती हैं। ठीक है, अच्छा, ये वृक्ष अपनी पत्तियाँ एक साथ नहीं गिराते तथा वर्ष भर, देखिए ये नहीं होगा कि जब पत्ती गिराने का मौसम आया, मान लीजिए पतझड़ आया, अब पूरे जंगल ने एक साथ जितने भी वन में जितने भी पेड़ थे, उन्होंने सबने अपने एक साथ पत्तियाँ गिरा दी। ऐसा नहीं होता है, सारे पेड़ एक साथ कभी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, इसीलिए ये वन जो है वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, और इसी कारण इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो क्या याद रखना है आपको, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ पाए जाते हैं। और वन कैसे होते हैं, बहुत ही सघन होते हैं, बहुत पेड़ इनकी हाइट बहुत होती है, छाता का आकार लेते हैं, दिन में भी रोशनी नहीं पहुँचती है। और जो इनकी लकड़ी है वो बहुत ही कैसी होती है, कठोर, बहुत ही हार्ड होती है, और एक साथ कभी पत्तियां नहीं गिराते हैं, इसलिए वर्ष भर हरे रहते हैं, इसी कारण से इनको सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, आई होप मैं अच्छे से समझा पाई होंगी आप लोगों को। बस इतना ध्यान रखिएगा, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें कि 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, और 70% से अधिक ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता पाई जाती है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, चलिए आगे क्या है हमारा, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, देखिएगा 5th पॉइंट देखते हैं। ये वन मसालों के बागानों के लिए भी उपयोगी होते हैं। क्या है, इनमें मसालों के बागान होते हैं, यानी कि मसाले उगाए जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं, इन वनों में मुख्य रूप से महोगनी, आबनूस, सिनकोना, बांस, बेत तथा रबर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, उनमें क्या है, मसाले के बागानों के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि मसाले उगाए जाते हैं। अच्छा, और इसमें जो मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं, कौन से जो मुख्य रूप से वृक्ष पाए जाते हैं वो किसके हैं, महोगनी के हैं, आबनूस के हैं, सिनकोना है। सिनकोना आप जानते होंगे, मलेरिया की दवा बनाई जाती है सिनकोना की छाल से। ठीक है, महोगनी, आबनूस, सिनकोना, बांस, बेत
तथा रबर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो आपके लिए हर जगह के लिए बहुत सी कॉम्पिटिशन्स हैं जहाँ पर आपके ये भारत की वनस्पतियाँ पूछते हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक आपका। जिस भी कंपटीशन लेवल में आपके भारत की वनस्पतियों के बारे में पूछते हैं वहाँ के लिए ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, भारत में यह वन असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री भी कहा जाता है, जो पश्चिमी घाट है इसको हम लोग सह्याद्री भी कहते हैं, तथा नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। देखिएगा, असम है, असम में बारिश बहुत होती है, इसीलिए लोग बांस के घर बनाते हैं, आपको पता होगा। आगे सीटेट में पढ़ेंगे आप लोग, जहाँ पर घरों वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे। तो असम में बारिश बहुत होती है, अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, मेघालय में भी बारिश बहुत होती है, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट तथा नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है यहाँ पर जो है बारिश बहुत होती है। ठीक है, तो इन्हीं क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम एक नोट देखते हैं। अंडमान निकोबार का 95% भाग सदाबहार वनों से ढका हुआ है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ का 95% भाग पर जो 95% भाग है जो वो सदाबहार वनों से ढका हुआ है, यानी कि 95% भाग पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक, चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, ठीक, वहाँ सदाबहार वन पाए जाएंगे। यहाँ के वृक्ष कैसे होंगे, बहुत ही सघन होंगे, यानी कि बहुत घने वृक्ष पाए जाएंगे। ये वन जो है बहुत घने हैं, क्योंकि यहाँ के वृक्ष कैसे होंगे, बहुत ही हाइट होगी इन वृक्षों की, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे वृक्ष होंगे और इतने घने होंगे कि ऊपर से एक छाते की संरचना बना लेंगे। इसीलिए इन वनों में सूर्य का प्रकाश दिन के समय पर भी नहीं पहुंचता है। ठीक, अच्छा, इनमें जो मुख्य रूप से जो पेड़ पाए जाते हैं, जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कौन से हैं, महोगनी, आबनूस, सिनकोना, बांस, बेत और रबर, इनके वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम आगे। अच्छा, एक और बचा है आपका नोट, वो देख लेते हैं पहले। भारत में सबसे अधिक सघन घनों वाला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे ज़्यादा सघन वन जहाँ पर पाए जाते हैं वो क्षेत्र कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमने देख लिया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अब हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इनको हम मानसूनी वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मानसूनी वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी कि मानसूनी वन। अच्छा, चलिए देख लेते हैं। मानसूनी वन देश के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, देश के भीतरी भागों में पाए जाते हैं, जहाँ मानसूनी पवनों द्वारा मौसमी वर्षा होती है। क्या होता है, मानसूनी पवनों द्वारा मौसमी वर्षा होती है। तो क्या है, मानसूनी वन जो है वो देश के भीतरी भागों में पाए जाते हैं, जहाँ पर मानसूनी पवनों द्वारा मौसमी वर्षा होती है। ठीक है, वहाँ पाए जाते हैं मानसूनी वन। अच्छा, मानसूनी वनों के वृक्ष ग्रीष्म ऋतु के आगमन से पहले अपनी सारी पत्तियां गिरा देती हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं। देखिए, जो पतझड़ का समय होता है वहाँ पर क्या होता है, उस समय पर जो ये वन है मानसूनी वन, उसमें अपनी सारी पत्तियां झड़ा देते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं। तो क्या है, मानसूनी वन देश के भीतरी भागों में पाए जाते हैं, जहां मानसूनी पवनों द्वारा मौसमी वर्षा होती है। ठीक, मानसूनी पवनों के वृक्ष ग्रीष्म ऋतु के आगमन से पहले, यानी कि गर्मी आने से पहले, ठीक, पतझड़ जब होता है उस समय पर अपनी सब पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पतझड़ वन भी कहते हैं। अच्छा, जो सदाबहार वन है उनके जो वृक्ष हैं एक साथ कभी अपनी पत्तियां नहीं गिराएंगे कि ये पूरे वन ने क्या किया, एक साथ अपनी पत्तियां गिरा दी, नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। ये क्या करते हैं, ग्रीष्म ऋतु के आने से पहले एक ही टाइम पर पूरे वन के जो वृक्ष हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
अच्छा, क्या है, इन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिएगा आप लोग, क्या लिखना है आपको, ये वन दो प्रकार के होते हैं, ये वन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक लाइन में आपको पहले लिखना है उष्णकटिबंधीय, ठीक है, पर्णपाती वन जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं? पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, क्या है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, एंड द सेकेंड इज उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। पहला क्या है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा क्या है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो ध्यान रखिएगा, क्या रखना है ध्यान, कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वे वन होते हैं जो देश के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? देश के भीतरी भागों में पाए जाते हैं, जहाँ मानसूनी पवनों द्वारा मौसमी वर्षा होती है। ठीक, अच्छा, और क्या है, ये जो वन है ग्रीष्म ऋतु के आने से पहले अपनी सब पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें हम पतझड़ वन भी कहते हैं। और अच्छा, क्या है, ये वन दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, ये वन दो प्रकार के होते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन एंड द सेकेंड इज उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए देख लेते हैं, पहला देखते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, देखिए इनको मानसूनी वन भी कहते हैं, पतझड़ वन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में मानसूनी लिख दिया है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन देख लेते हैं क्या है। भारत देश में 19.7% भाग पर, कितना, 19.7% भाग पर ये वनस्पतियां या वन उपस्थित हैं। कितने परसेंट पर? भारत के 19.7% भाग पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन उपस्थित हैं। ठीक, अच्छा जी, ये वन प्रायः 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होना है, 100 से 200 ही है सिर्फ, और जो सदाबहार वन है वो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक। ठीक है, ये 200 सेंटीमीटर तक की रेंज में है। ठीक, कौन से? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अच्छा, ये जो 100 से 200 लिखा है आपको अलग अलग मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो 100 से 200 है ये आपको अच्छी अच्छी बुक्स में मिलेगा। ठीक है, बाकी आप देखोगे 10 जगह अलग अलग बातें मिलेंगी, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा। ठीक है, तो 100 से जो 200 है ये जो है जिन पर भरोसा किया जा सकता है वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली, इसलिए मैंने आपके लिए लिखवाया है। ठीक है, अच्छा, तो क्या है, जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है वो कहाँ पर, जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अच्छा, ये वन पश्चिमी घाट के ढलान पर भारत के उत्तर पूर्वी भाग भावर एवं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या है, ये वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट के ढलान पर, जो पश्चिमी घाट है उसके ढलान पर, और भारत के उत्तर पूर्वी भाग कौन सा? भावर एवं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, देखिएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में मुख्य रूप से सागौन, साल, आम, शीशम, त्रिफला, अच्छा त्रिफला में 3, आंवला, हरण और बहेड़ा, ये होते हैं पेड़। ठीक है, तो त्रिफला कहते हैं इनके कंबाइंड ग्रुप को। ठीक है, तो त्रिफला, चंदन, महुआ के वृक्ष पाए जाते हैं किसके? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में मुख्य रूप से सागौन, साल, आम, शीशम, त्रिफला, चंदन, महुआ के वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक, और क्या है, देश के 19.7% भाग पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं।
ठीक, ध्यान रखिएगा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और देश के 19.7% भाग पर ये वन उपस्थित हैं। और इनके मुख्य वृक्ष कौन से हैं, कौन कौन से? सागौन है, साल है, आम है, शीशम है, त्रिफला है, चंदन है और महुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, एक इसमें भी हम नोट देख लेते हैं, देन बढ़ेंगे आगे। सागौन, टिक, ठीक है, क्या कहते हैं? टिक कहते हैं सागौन को। क्या है? सागौन, टीक। ठीक है, क्या है? सागौन यानी कि टीक। क्या है? सागौन पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। जो टीक का ट्री है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। कुल सागौन वृक्षों का 50% भाग या हिस्सा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। देखिएगा, भारत में जितने सागौन के पेड़ हैं उनका प्रतिशत 50% यानी कि आधा हिस्सा, टोटल जो आधा हिस्सा है वो कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक, चलिएगा आगे देखते हैं। इसका दूसरा भाग शुष्क पर्णपाती देख, आर्द्र पर्णपाती देख लिया, अब शुष्क पर्णपाती देखेंगे। चलिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन देखते हैं। भारत के 41.8% भाग पर ये वन वनस्पतियां उपस्थित हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। कितने? भारत के 41.8% भाग पर कौन से वन उपस्थित हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, ये वन प्रायः 70 से 100 सेंटीमीटर। देखिए, जो आर्द्र पर्णपाती थे, सिंपल सी बात है, आर्द्र हैं तो 100 से 200, क्योंकि आर्द्र जो है तो वहाँ बारिश ज़्यादा होती होगी। जो शुष्क हैं वो 70 से 100। ठीक है, 70 से 100 वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो क्या है? भारत में 41.8% भाग पर ये वनस्पतियाँ या वन उपस्थित हैं। ये वन प्रायः 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अच्छा, ये वन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। कहाँ? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य वृक्ष कौन से हैं इसके देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो वन है उनके मुख्य वृक्ष कौन से हैं? आम, शीशम, बबूल और चंदन। ठीक है, आम, शीशम, बबूल और चंदन। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार है। भारत में जो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं वो कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हैं। ठीक है, अच्छा, नीलगिरी की पहाड़ियों पर चंदन, यूकेलिप्टिस के वृक्षों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर चंदन, यूकेलिप्टिस के वृक्षों का विस्तार पाया जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियों को सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कहाँ से? नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे अधिक मात्रा में चंदन पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखेंगे कि भारत के 41.8% भाग पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार है। ठीक, और कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, भारत में कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में। शीशम, आम, बबूल और चंदन यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं जो इन वनों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा किन वनों का विस्तार है? तो याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार है। अच्छा, अब क्या देखेंगे हम? ठीक है, इतने पॉइंट इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया और बाकी जो भी लिखवाया था वो आपको पढ़ा दिया। चलिए
आगे हम देखेंगे मरुस्थलीय या कटीले वन। कौन से? मरुस्थलीय या कटीले वन, लेकिन इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आपको तब तक क्या करना है भाई, नोट्स बनाते चलने हैं एंड रिवीजन भी साथ में करते चलना है, ठीक है। नोट्स बनाते चलने हैं, रिवीजन करते चलना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम से बहुत दूर नहीं है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बाहर का खाना पीना बंद कर दीजिए थोड़े दिनों तक, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। एक दिन भी आप बीमार हो गए तो 7-8 दिनों के लिए फिर जो है फिर ख़राब हो जाता है, हमारा बॉडी ख़राब हो जाती है, ठीक है, फिर मेहनत नहीं हो पाती। इसलिए थोड़े दिन तक क्या करना है, अपने ऊपर ध्यान दे लीजिए, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो क्लास को लाइक कीजिए एंड क्लास को अपने फ्रेंड्स ग्रुप, कॉलेज ग्रुप, इवन जो भी बच्चों को आप जानते हैं जो डीएलएड कर रहे हैं आपकी जान पहचान में, उनके साथ क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि दूसरे बच्चों को भी लाभ मिल जाएगा इससे, ठीक है। और आपका भी एक अच्छा कर्म हो जाएगा ये, कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हेल्प करना तो हमेशा ही अच्छा होता है, ठीक। अच्छा, और क्या करना है, और आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी कोई भी क्लास जब हम अपलोड करते हैं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता है, क्योंकि आप लोग मुझे उस लेवल पर सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मैं लाइव आ पाऊँ, ठीक है। मैं अगर आपसे, आप लोग बड़े बच्चे हैं, आपको सब कुछ पता है, आप देख पा रहे होंगे इस चैनल पर इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं कि मैं लाइव आकर आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। तो मुझे कमेंट करते रहिए, क्योंकि मैं जितना सपोर्ट, हम लोग जितना सपोर्ट आप लोगों को कर रहे हैं, कि हम लोग ये नहीं देखते कि रात का 2 बज गया या 3 बज गया, ठीक है, हम सो पाए हैं या नहीं सो पाए हैं सही से, ठीक है, हमारी तबीयत ख़राब है तो चलो आज क्लास नहीं लेते हैं, ऐसा हम लोग कभी नहीं करते। लेकिन बच्चे पता नहीं कैसे हो गए हैं जो बिल्कुल अपने टीचर की मेहनत भी नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। एक टीचर आपको मुफ्त में सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। आपके जो टीचर हैं, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, आपको सब कुछ फ्री में दे रहे हैं। आपसे कहीं कोई पैसा मांगा जा रहा है? बिल्कुल नहीं मांगा जा रहा है। इवन आपके लिए तो ये भी कहा गया है हमारे चैनल के माध्यम से कि आप जो बच्चे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, जो हमारे चैनल पर सबसे पहले आए हैं, इस बैच से कभी भी ये चैनल चाहे फर्श से उठ के अर्श पर पहुंच जाए, आपसे कभी भी एक पैसा नहीं मांगा जाएगा नोट्स के लिए इस चैनल पर। फिर भी आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, इस बात का बहुत दुख रहता है मन में, ठीक है, कि जिन बच्चों के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं वो बच्चे हमें बिल्कुल देखना नहीं चाहते, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहते। वो बच्चे आते हैं, अपना बस लाभ लेते हैं, क्लास लेते हैं, अच्छी लगती है उनको तो ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, बस ना लाइक, ना शेयर, ना कॉमेंट, ना सब्सक्राइब, कुछ भी नहीं। तो इन फ्यूचर टीचर हैं आप, इन फ्यूचर आप टीचर हैं, तो टीचर का कर्तव्य थोड़ा सीख जाइए। कंजूसी अच्छी बात नहीं होती है, कि ज्ञान का प्रकाश जो जितना आप फैलाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ये क्या है, ये क्लासेस क्या हैं आपकी, ठीक है, ये क्लासेस क्या हैं आपकी, ये क्लासेस क्या हैं आपकी, आपको ज्ञान ही तो दिया जा रहा है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, ठीक है, आपसे कहीं कोई पैसा नहीं मांगा जाए। तो आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।